हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ सीटेट पेपर में आने वाले क्वेश्चंस जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और हम कर रहे हैं प्रीवियस पेपर सॉल्व विद डिस्क्राइब। ठीक है, हम इनको डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं एक एक पॉइंट को, और मैं ये पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो दे रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज हम कल हमने किया था क्वेश्चन 1, जो प्रीवियस पेपर हमने सॉल्व किया था उसमें फर्स्ट टू 15 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम करेंगे 16 से क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 15 हम कर चुके थे, कल मैंने आपको स्कैप फोल्डिंग के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे हम आज। क्वेश्चन नंबर 16 चलेगा हमारा आज। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो आप देखिए, इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो एक महिला है जो किसके लिए बच्चे को बेच रही है? एक भोजन के लिए। ठीक है, किसके लिए बेच रही है? भोजन के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये किसके सिद्धांत को फॉलो कर रहा है? ऑप्शन ए मनोसामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन बी पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एंड ऑप्शन डी पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो ये ऑप्शन मनोसामाजिक सिद्धांत तो एरिक एरिक्सन ने दिया है। ठीक है, उन्होंने समाज के बारे में बोला है, तो ये तो है नहीं। पुनर्विन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, ये भी नहीं है। उन्होंने तो पुनर्विन के और रिस्पॉन्स के बारे में बात की है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है फ्रॉइड ने दिया है, ये फ्रॉइड ने उन्होंने अहम इदम पर दिया है, नहीं ये भी नहीं है। वो मानसिक चिंतन के बारे में उन्होंने ये सिद्धांत दिया है फ्रॉइड ने। तो अब हमारी बात अटक जाती है सीधे डी ऑप्शन पर। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत ये दिया है अब्राहम मॉस्लो ने। मैंने आपको पढ़ा भी रखा है जब मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन करा रही थी। तो ये दिया है अब्राहम मॉस्लो ने। मॉस्लो ने कहा है कि उन्होंने एक चार्ट बनाया है जिसमें बाय पार्ट उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले जो उनकी दैहिक आवश्यकताएं हैं, दैहिक मांगें हैं, उनको रखा है। ठीक है, सबसे ऊपर जैसे कि हमारा भोजन, पानी। ठीक है, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं, जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उनको सबसे ऊपर उनको रखा है, दैहिक मांगों को। उसके बाद सुरक्षा मांग, उसके बाद सामाजिक मांग, उसके बाद आत्मसम्मान मांग। ठीक है, और उसके बाद अभिव्यक्ति। जब हम इब्राहिम मैस्लो के बारे में पढ़ेंगे, उनका जो आवश्यकता का सिद्धांत है, पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, तब मैं आपको इसको पूरी तरीके से समझाऊंगी पूरा। ठीक है, अभी तो बस एक ही है कि पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत मैंने आपको ये समझाया है कि उन्होंने अपनी मांगों के ऊपर दिया है, जो उनकी 5 आवश्यकताएं हैं जो इंसान को जरूर जो नीड्स होती हैं उनकी। ठीक है, सबसे पहले वो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, फिर उसकी सुरक्षा की मांग है, फिर समाज में मांग है, फिर आत्मसम्मान की मांग है, उसके बाद अभिव्यक्ति की मांग है। तो ये अलग अलग जो उनकी मांग है उसके अनुसार एक महिला अपने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच देती है। ये उसके लिए भोजन की नीड की वजह से बेच रही है, तो उसकी दैहिक मांग है, उसकी शारीरिक आवश्यकता की मांग है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, तो 16 का डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहे हैं बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनके स्वयं को डैश है और उनके शैक्षिक निष्पादन को डैश है। कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे हम? घटाता ये हम ऑप्शन के साथ जाएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह को कैसे बांटेंगे। देखिए, अगर हम बात करें, जब हम बुद्धि लब्धांक के आधार पर बच्चों को बांटेंगे, उसमें विद्यार्थियों का वर्गीकरण करेंगे, तो उसमें निम्न बुद्धि वाले बच्चे भी होंगे। ठीक है, और उसमें प्रतिभाशाली भी बच्चे होंगे। ठीक है, दोनों तरीके के बच्चे होंगे ना। अब प्रतिभाशाली बच्चे और निम्न बुद्धि वाले बच्चों में क्या है? जो निम्न बुद्धि वाले बच्चे हैं, जब उन्हें बुद्धि लब्धांक के आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो कुंठित हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े से उनके मार्क्स कम आएंगे, तो वो थोड़े कुंठित हो जाएंगे, जिससे वो अपनी अधिगम प्रक्रिया में ध्यान देना छोड़ देंगे। वो पढ़ना धीरे धीरे, उनकी अधिगम जो गति है, पढ़ने की तीव्र गति, वो अधिगम की जो गति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब प्रतिभाशाली के बच्चे, जो अच्छे होशियार बच्चे हैं, वो क्या करेंगे?
वो उनके साथ क्या दिक्कत आएगी, जब उनको विद्यार्थियों का वर्गीकरण करेंगे उनके बुद्धि लब्धांक के आधार पर, तो उनके अंदर क्या आ जाएगा, अपने जो उनके अंदर योग्यता है ना, उनके अंदर जो योग्यता है उसको लेकर उनको क्या हो जाएगा, एक आत्मविश्वास हो जाएगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं मैं तो ये कर लूँगा, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो अधिगम गति है वो तीव्र है। तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस से भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जिसके कारण वो पढ़ाई में ध्यान देना छोड़ देंगे। तो इसलिए ये क्या होगा, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का जो वर्गीकरण करेंगे तो वो गरिमा को घटाएगा और उनका शैक्षिक निष्पादन है वो भी कम करेगा, इनका भी कम होगा और इनका भी कम होगा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, तो 17 का ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय किसके उदाहरण हैं। जॉन डीवी ने कौन सी विधि दी है, आपसे मैं पूछ रही हूँ, मैंने जब पढ़ाया था आपको, तो जॉन डीवी ने क्वेश्चन जरूर बनेगा ये कि जॉन डीवी ने कौन सी विधि दी है। ज़्यादातर यूपी टेट में क्वेश्चन बनता है। तो कौन सी विधि दी है उन्होंने, प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि दी है, प्रोजेक्ट विधि दी है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि दी है। अगर हम बात करें कि वो किसके कौन से विद्यालय के उदाहरण हैं, तो सामान्य विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो ये प्रगतिशील विद्यालय की ओर जाएंगे। क्यों, क्योंकि जॉन डीवी ने क्या कहा कि बच्चों को कैसे सिखाएं, बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाएं, प्रयोगों द्वारा सिखाएं। ठीक है, बच्चों को क्या सिखाएं, चलचित्र द्वारा सिखाएं। ठीक है, एक स्मार्ट क्लास दी जाए और बच्चे को निपुण बना जाए और ऐसे शिक्षक रखे जाएं जो भावी भविष्य के लिए बच्चों के लिए उनको निपुण बनाए, उनको योग्य बनाए। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो 18 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट 19 है, लॉरेंस कॉलरबैक के सिद्धांत पर है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो हैं वो किन चरणों का अनुसरण करते हैं। फर्स्ट है आज्ञा पालन दंड अनुमुखीकरण, सेकंड व्यक्तिगता या विनिमय, अच्छे नेक्स्ट है अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध या सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो प्राथमिक विद्यालय की बात की गई है। तो जो 0 से 10 साल से जो बच्चे होते हैं वो प्राथमिक विद्यालय के अनुसार बच्चे हैं। ठीक है, और वो किसका, ए और बी ऑप्शन को फॉलो करेंगे। तो ए और बी कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। तो कैसे, जो लॉरेंस कॉलरबर्ग ने कहा है, उन्होंने बोला है कि जो प्री कन्वेंशनल एज होती है ना बच्चों की, प्री कॉन्वेंशनल एज जो होती है, ठीक है, प्री कॉन्वेंशनल एज होती है जो उनकी 10 साल से पहले पहले की होती है। 10 साल से पहले पहले की जो एज होती है उसमें बच्चा क्या करता है, ओबीडियंस पनिशमेंट पे को फॉलो करता है, आज्ञा पालन। ठीक है, आज्ञा पालन को कैसे, और दंडीय उन्मुखीकरण को कैसे, देखिए इसमें बच्चे को ये होता है कि अगर हमने ये गलती करी और तो हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। और अगर हमने क्या होता है, अगर हम बड़ों की बात मानेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, डंडे का डर होगा, बड़ों की बात माननी चाहिए, मॉरलिटी के सिद्धांत पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बी व्यक्तिगता, और इसमें पर्सनल रिवॉर्ड की बात की गई है, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन की बात की गई है। विनिमय मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज की बात की गई है। इंस्ट्रूमेंटल प्रॉपर्टीज़ पर्पस उनका क्या होता है, जैसे टिट फॉर टैट होता है बच्चों के अंदर कि उसने दिया तो मैं भी उसे देता हूँ। ठीक है, मैं उसने मेरे को टिफ़िन दिया था मम्मी कल खाने को, तो मैं भी उसके लिए टिफ़िन लेके जाऊँगा आज। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को में क्या होता है, चरणों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए और बी हैं करेक्ट। तो इसका 19 का ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। जैसे हम कभी पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, तो हम कहते हैं ना, बच्चे क्या कहते हैं, उसका दादा आया है। तो वो क्या वाक्य को सही तरीके से नहीं बोल रहा है। ठीक है, वाक्य को सही तरीके से नहीं बोल रहा है। बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। अनुकरण अनुकरण करके सीखते हैं। क्या सीखते हैं, अनुकरण करके। बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं, कहते हैं ना बच्चों के सामने सोच समझ के बोलना चाहिए, बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से पकड़ लेते हैं चीज़ों को। तो बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो शिक्षक जब शिक्षक क्लास में है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे वाक्य बोल रहा है। तो शिक्षकों को बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक के गलत वाक्य हो या सही वाक्य हो, उनका अनुकरण करते ही करते हैं। तो हमेशा शिक्षक को अपने अनुकरण पे ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य उनका कैसा है। ठीक है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि आप जब उनके सामने हो तो आप बच्चे से ऐसे बोलें, अच्छा आपके दादाजी आए हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। नहीं, बच्चे अपना सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, नहीं दादा आया है इसकी जगह पे दादी, हम उनसे कहेंगे बेटा नहीं दादा आए हैं, ऐसे मत, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो दादाजी आए हैं, तो नहीं आप बोलो तो वो
आपको पकड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन किसके साथ जाएंगे हम, सी के साथ। तो 20 का सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा 21, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो यह ऑप्शन ए है, पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। यह व्यवहार का वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, इसलिए शैक्षणिक शब्द के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चों के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। उन्होंने बोला है डैश के अलावा, तो ये तो सब करते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं करता बी। ये व्यवहार व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, इसलिए शैक्षिक शब्द के लिए फीडबैक उपलब्ध नहीं करता। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, तो 21 का बी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विकसित आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनके कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी जो डेवलपमेंट अवस्थाएं हैं वो कैसे हैं, ठीक है। अभिभावक के व्यवसाय से शिक्षक को कोई मतलब नहीं, रॉन्ग। सामाजिक पृष्ठभूमि से मेरे को कोई मतलब नहीं, सांस्कृतिक कल्चर क्या है उनकी पृष्ठभूमि से मेरे को मतलब नहीं। शिक्षक को क्या पता होना चाहिए, उनकी विकासात्मक अवस्थाएं, जो मिश्रित आयु उसमें अलग अलग आयु वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनसे व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए उनकी विकासात्मक अवस्थाओं के बारे में जरूर ज्ञान होना चाहिए। तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, 22 का डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन। 23 करते हैं। 23 में क्या कहा है, एक क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। ऑप्शन ए है, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असमर्थता अच्छा निष्पादन करते हैं। नेक्स्ट, समानता शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट, समानता अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते। ये प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर ये वाली बात नहीं होती है, ये घट गया। अच्छे नहीं होते, नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है। निष्पादन करते हैं, नहीं, अच्छा निष्पादन करते हैं। बिना किसी सहायता से अपने सामर्थ्य का, हाँ ये हो सकता है ऑप्शन ए, क्योंकि बिना, अगर हम उनकी हेल्प ना करें, शिक्षक उनकी हेल्प ना करे, तो वो भी अपने सामर्थ्य को पूर्ण विकास कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा बच्चा है वो थोड़ा सा अपने आप को ये सामर्थ्य रखता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य को पूर्ण विकास करते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, तो 23 का ए इज़ करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, संकल्पनाओं की व्यवस्था प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। इसमें बोला है सीधे सीधे विकास के बारे में, विकास के बारे में कह रहा है। वो किसके बारे में कह रहा है, विकास के। तो विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, या विकास विषम जातीयता सवैतनिक की ओर अग्रसर होता है, या विकास विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। मैंने आपको बताया था कि विकास जो होता है वो हमेशा चलता है, हमेशा चलता रहता है। मैंने आपको बताया था ना, हमेशा चलता रहता है। हमारे जन्म से लेकर मरणोपरांत तक विकास कभी नहीं रुकेगा, विकास क्रमिक रूप से चलेगा। तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ। 24 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। कल मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था, 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। तो 2009 का जो हमारा RTE है, RTE जो हमारा RTE राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, वो कहता है कि जो हम बच्चे हैं, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको उनकी एज के हिसाब से रखा जाए, ठीक है। 6 से 14 साल की एज है, उसके हिसाब से बच्चों को रखा जाए। और क्या ध्यान रखा जाए, एक ही वर्ग के हों, एक ही जाति के हों, और समरूपता दिखाई जाए। ऐसा कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि ऐसे हमें अंतर नहीं करना है, हमें बच्चों में अंतर नहीं करना है। सभी जाति वर्ग के हों, सभी वर्ग के बच्चे हों, और सभी को एक समान माना जाए, समरूप माना जाए। समाजीय, समाज जातीय मतलब सब समा जातीय का मतलब है समरूप, सबको एक ही रूप, मतलब एक ही तरह से देखना चाहिए। किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि वो अलग जाति का, वो अलग वर्ग का। तो हमें ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 25 का सी इज़ करेक्ट। हमें आयु के अनुसार अधिक समाज जाती है इसमें कक्षा का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 26, ये तो आप कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है, किस विचारक ने किया है, एरिक्सन ने, डार्विन ने, स्किनर ने, जॉन डीवी ने। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है सीधे सीधे जॉन डीवी ने। तो ऑप्शन डी 26 का आ गया हमारा डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एसिलेशन का क्या अर्थ है। एसिलेशन मतलब बच्चे को क्या करना, जैसे एक ग्रेड, जैसे बच्चा पास हो जाता है उसको प्रोमोट कर देना, ठीक है।
देखा देखा होगा आपने कभी कभी आपके स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो उनको उनका हमें अगर उनका अधिगम तीव्र गति से हो रहा है तो उनके तीव्र गति से जो अधिगम चल रहा है, तीव्र गति से उनके शैक्षिक प्रक्रिया को जल्दी उनको चलाना, ठीक है, उनकी प्रक्रिया को पूरा करना। क्या करा, बच्चे का हमें पता है दिमाग तेज है तो उसको एडमिशन दिला दिया विद्यालय में, जल्दी से एडमिशन दिला के उसका जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिजल्ट रिजल्ट प्रोसेस पूरा करने के बाद बच्चे को तुरंत ही उसका अधिगम प्रोसेस होने के बाद तुरंत ही दूसरी क्लास में एडमिशन करा दिया जाता है। जैसे हमने देखा होगा कि कक्षा 6 में उसने 6 महीने में कोर्स पूरा कर लिया, तो क्लास 6 में एडमिशन लिया और उसका पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया उसने, क्योंकि वो क्या है, प्रतिभाशाली है, तो उसने पूरी पढ़ाई कर ली, अधिगम को पूरा कर लिया अपना। उसके बाद उसे जल्दी ही अगले स्तर में डाल दिया, ठीक है, अगले स्तर, फिर उस स्तर को छोड़कर दूसरे स्तर में विद्यार्थी को उच्च ग्रेड देकर पास प्रोन्नत करना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एसोलेशन का मतलब क्या है, तो एसोलेशन का मतलब है ऑप्शन ए, ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। आकलन की प्रक्रिया को प्रोन्नत करना नहीं, शैक्षिक गतिविधि के संपादन में संपादन करना नहीं, सह शैक्षिक गतिविधि के संपादन गति गुणा नहीं। हम जाएंगे सीधे से ऑप्शन ए, तो 27 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। 28 क्या कहता है, 28 हमारा कह रहा है एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को ध्यान क्या रखना चाहिए कि इसमें देखिए आप, स्थिर और एक रूप वातावरण स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस सत्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए नहीं। गृह कार्य देना चाहिए नहीं। एक रूप वातावरण स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, स्थिर कांगन नहीं। इस तथ्य को हमें क्या करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, राइट। और ऐसे बच्चों के लिए अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हम किसके साथ जाएंगे, बी के साथ। 28 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन ए पढ़िए, हाल में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना, संकलनों का मौलिक नाटक लिखना, हाँ ये थोड़ा सा ये बेटर है, मौलिक नाटक लिखना, नाटक के द्वारा जल्दी समझ में आता है ना, इसलिए ये गतिविधि अच्छी है, बच्चा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास को एक बार हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना नहीं। तो हम ये भी हम सीधे सीधे जाएंगे बी के साथ। तो 29 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 30, शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि की बात करिए, शारीरिक गतिक बुद्धि। तो शारीरिक गतिक बुद्धि आपको दिखाई दे रही है, बच्चे की अंतिम अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। तो शारीरिक गतिक कहाँ पे है, शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनीतिक नेता। तो बुद्धि है और शारीरिक गतिक है, तो वो कैसी अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है, कवि से नहीं, राजनीतिक ने, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सीधे सीधे शल्य चिकित्सक। इसमें शारीरिक गति को आती हैं, तो इसमें शारीरिक गतिक जो चिकित्सक वाली जो वो बुद्धि है वो इससे मैच कर रही है। तो 30 का ए इज़ करेक्ट। तो आज इतना ही, कल हम करेंगे नेक्स्ट प्रीवियस पेपर सॉल्व। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।